प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यावसायिक संनियम का जो टॉपिक लेंगे वह है अनुबंध योग्यता। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए एक सबसे प्रमुख जो तत्व आवश्यक है वह यह है कि अनुबंध जो दो पक्षकार कर रहे हैं वे अनुबंध करने के योग्य कानूनन होने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुबंध करने के योग्य कौन हैं? तो कानून के अनुसार धारा 11 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो वयस्कता अधिनियम के अनुसार वयस्क हो और वर्तमान में 18 वर्ष अथवा उससे ऊपर की आयु का व्यक्ति वयस्क होता है तो वह अनुबंध करने योग्य है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अनुबंध करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है लेकिन अनुबंध करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो वैध अनुबंध का निर्माण कर सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन अनुबंध करते समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, वह वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता। और तीसरी कैटेगरी है ऐसे पक्ष जिन्हें कानून ने अनुबंध करने के लिए स्पष्टता योग्य घोषित किया हुआ है, जैसे दिवालिया हो गया, जैसे कि अपराधी हो गया, सजा याफ्ता व्यक्ति जिसे अभी के विमुक्त नहीं किया गया है, जैसे कोई विशिष्ट पद वाले व्यक्ति हो गए जिन पर के विदेशी कानून लागू होता है और आप अनुबंध अधिनियम के अनुसार एक सामान्य पक्षकार के रूप में उन्हें कानून की परिधि में सहज रूप से नहीं ला सकते, जैसे विदेशी राजदूत हुआ, राष्ट्रपति हुए हमारे देश के, ये लोग अनुबंध करने के योग्य नहीं। अब हमने यह देखा कि एक अवयस्क जो वयस्क नहीं है ऐसा व्यक्ति वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता। प्रश्न यह है कि यदि अनुबंध का एक पक्षकार अवयस्क है और उसने अनुबंध कर लिया है तो ऐसे अनुबंधों के संबंध में क्या वैधानिक स्थिति होगी, ये हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। अवयस्क द्वारा किए गए ठहरावों के संबंध में वैधानिक स्थिति अथवा इसके प्रभाव, यह बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आता है। इसमें से कुछ बिंदुओं के रूप में 2-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है अथवा 3 या 4 बिंदु मिलाकर 8 में भी पूछा जा सकता है। अवयस्क यदि अनुबंध कर लेता है, सबसे पहले तो अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। अतः एक अवयस्क यदि किसी ठहराव का पक्षकार है तो वैधानिक रूप से वह ठहराव जन्म ही नहीं लेता। लेकिन अगर अवयस्क ने किसी ठहराव में कोई पक्षकार है तो ऐसे ठहराव की क्या स्थिति होगी, इसी संबंध में मौरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में यह निर्णय दिया गया था कि एक अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा। एक अवयस्क अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए उसके द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, अतः कानूनी रूप से जन्म ही नहीं लेता। ठीक है। एक अवयस्क, अब मान लीजिए अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, लेकिन अवयस्क यदि किसी अनुबंध में वचन ग्रहीता है अर्थात उसने स्वीकृति दी है अथवा हितधारी है अथवा अन्य शब्दों में उसने तो अनुबंध में अपनी ओर से संपूर्ण प्रतिफल वचनदाता को दे दिया है, लेकिन अन्य पक्ष तथा वचनदाता से उसे अपना लाभ या अधिकार प्राप्त करना शेष है, तो अवयस्क के लाभ के लिए अनुबंध का प्रवर्तन कराया जा सकेगा। यह भी मौरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष में व्यवस्था दी गई थी। अब आप ये देखिए कि ये व्यवस्था क्यों दी गई है। एक और तो अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, लेकिन अवयस्क को उसके द्वारा किए गए अनुबंध के तहत कोई लाभ यदि लेना है तो वह लाभ कानून द्वारा दिलवाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि यह नियम भी इसीलिए बनाया गया कि अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध प्रारंभ से व्यर्थ होता है, क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि अवयस्क अपने हित में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता और अपना अहित बहुत अच्छी तरह से नहीं साध सकता। इसलिए उसको वैध अनुबंध के निर्माण का अधिकार देना, वैध दायित्व उत्पन्न करने का अधिकार देना कतई न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए उसने अपने वैधानिक दायित्व उत्पन्न करके उन्हें तो पूरा कर भी दिया और अब उसे अपने वैधानिक अधिकार प्राप्त करने हैं, तो कानून उसके हितों की रक्षा करेगा और ऐसे अनुबंध का उसके हित के लिए प्रवर्तन करवाएगा। तीसरा है अव्यस्त द्वारा किया गया ठहराव जब व्यर्थ घोषित
कर दिया जाता है तो भारतीय विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 33 के अनुसार, ये 33A है, 33G के अनुसार अव्यस्त द्वारा अन्य पक्ष से प्राप्त वस्तु अथवा लाभ जो व्यर्थ ठहराव के अंतर्गत प्राप्त कर लिए गए हैं लौटाने के लिए अव्यस्त को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन निम्न व्यवस्था अंतर्गत। अब आप सुनिए, मान लीजिए एक ठहराव किया गया दो पक्षों द्वारा जिनमें से एक अवयस्क है। अवयस्क को अन्य पक्ष जो कि अनुबंध करने के योग्य है ने कोई वस्तु अथवा लाभ ठहराव के अंतर्गत दे दिया है जो अभी अवयस्क के पास है। अब ये ठहराव कानून के पास जब जाता है, कानून की निगाह में जब आता है तो इसे प्रारंभ से ही व्यर्थ घोषित किया जाता है और पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंध उत्पन्न नहीं हुए माने जाते। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि अवयस्क ने ऐसे ठहराव में जो लाभ अथवा वस्तु इत्यादि पहले से ही प्राप्त कर ली है उसका क्या होगा। तो उसके लिए अवयस्क को लौटाने के लिए, ऐसी वस्तु अथवा लाभ अन्य पक्ष को लौटाने के लिए कानून निर्देश दे सकता है, लेकिन वह निम्न शर्तों या व्यवस्था के अंतर्गत होंगे। अवयस्क का इस हेतु दायित्व व्यक्तिगत नहीं होगा बल्कि उसकी संपत्ति दायी होगी। मान लीजिए वो वस्तु अथवा लाभ अवयस्क ने बरत लिए हैं, प्रयोग कर लिए हैं, अब उसके पास लौटाने के लिए वो वस्तु अथवा लाभ नहीं है, तो अवयस्क का व्यक्तिशः कोई दायित्व नहीं होगा और इस नाते अवयस्क की संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। जितना लाभ अथवा वस्तु है उसमें से ही वसूल किया जाएगा। इसके लिए अवयस्क की अन्य संपत्ति कुर्क नहीं होगी, न अवयस्क को दिवालिया घोषित किया जा सकेगा। यदि ठहराव अवयस्क की प्रार्थना पर व्यर्थ घोषित किया जाता है तो लाभ लौटाने के साथ साथ कुछ क्षतिपूर्ति का भी आदेश दिया जा सकता है। अब मान लीजिए अवयस्क ने तो ठहराव के अंतर्गत कुछ लाभ या वस्तु इत्यादि प्राप्त कर लिए, लेकिन अवयस्क को जब उसका मूल्य चुकाने का समय आया तो अवयस्क कानून के पास चला गया कि मैं तो अवयस्क हूँ और मेरे द्वारा किया गया अनुबंध प्रारंभ से चूँकि व्यर्थ है, इसलिए मुझे दायित्व मुक्त किया जाए। कानून उसे दायित्व मुक्त अवश्य करेगा, लेकिन साथ ही निर्देश देगा कि आपने जो लाभ प्राप्त कर लिया है उसे लौटाएं। न केवल उसे लौटाएं बल्कि कुछ क्षतिपूर्ति का आदेश भी अवयस्क को करने के लिए अवयस्क के लिए कानून दे सकता है कि अवयस्क अन्य पक्ष को कुछ क्षतिपूर्ति भी करेगा, क्योंकि वो जानता था कि अवयस्क है और कानून अनुबंध करने के योग्य नहीं है, फिर भी उसने ठहराव किया। ये अन्य पक्ष के साथ एक तरह का धोखा। लेकिन यदि प्रतिवादी के रूप में एक अवयस्क अन्य द्वारा उत्पन्न किए गए उसके दायित्व का प्रतिरोध करता है तो उसे वह भाग लौटाने के लिए कहा जा सकता है जितना कि उसे अथवा उसकी संपत्ति को लाभ हुआ है। देखिए, प्रतिवादी का मतलब ये होता है कि अवयस्क ने जिसके साथ अनुबंध किया था वह कोर्ट में गया और कानून से इस बात की प्रार्थना की कि अवयस्क को अपना दायित्व पूरा करने के लिए कानून बाध्य करे। ऐसी स्थिति में कानून अवयस्क का दायित्व तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जितना लाभ बचा हुआ उसके पास है जो कि उसने अन्य पक्ष से ले लिया था वह लौटाने का निर्देश अवश्य दे सकता है। यदि परिस्थितियों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि लाभ लौटाने का आदेश विवेकपूर्ण नहीं होगा तो न्यायालय ऐसा आदेश नहीं देगा। चौथा है, अव्यवस्था के दौरान दिए गए वचनों अथवा उत्पन्न किए गए दायित्वों का पुष्टिकरण एक अव्यस्त द्वारा व्यस्क होने पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानूनी रूप से वे वचन कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। पुष्टिकरण का तात्पर्य यह है कि मैंने अपना दायित्व किसी ठहराव में वहन किया, अब बाद में मैं पुनः उस दायित्व का स्थापित करता हूं और पुनः उस दायित्व को ग्रहण करता हूं, पुनः उस दायित्व का अफर्मेशन करता हूं और स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैं मेरा ये दायित्व पूरा करूंगा। इसे कहते हैं पुष्टिकरण करना। अब एक अवयस्क ने किसी अन्य पक्ष को, जब वह अवयस्क था तो किसी चीज़ का वचन दिया कि मैं ये मेरा दायित्व उत्पन्न करता हूँ आपके प्रति और मैं इसे पूरा करूँगा। चूँकि वह अवयस्क है तो ऐसा वचन उसका व्यर्थ है, और यदि अवयस्क वयस्क हो जाने पर उस वचन का पुष्टिकरण कर देता है और वापस वो वचन दोहराता है कि हाँ, मैं अब भी दायी हूँ, तो उसका ऐसा वचन का पुष्टिकरण करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जब उसने अव्यवस्था के दौरान वो वचन दिया था तो वो वचन उत्पन्न ही नहीं हुआ था, और जो वचन उत्पन्न ही नहीं हुआ
उसका पुष्टिकरण भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वयस्क होने पर अवयस्क अपनी अव्यवस्था के समय किए गए किसी ऋण का भुगतान कर देता है तो उसे कानूनन पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अव्यवस्था काल से किए जा रहे किसी व्यवसाय जो कि वयस्क हो जाने के बाद भी जारी रहता है के संबंध में यदि अवयस्क बकाया अव्यवस्था काल के भी समस्त दायित्वों का भुगतान कर देता है या नहीं करता है तो उस हेतु वह दायी होगा। यदि अवयस्क ने अव्यवस्था काल में कोई सेवा प्राप्त करने का ठहराव किया था और वयस्क हो जाने पर भी उस सेवा को प्राप्त करना जारी रखता है तो उसे अव्यवस्था काल के भी बकाया सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर है अवरोध द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। अवरोध का सिद्धांत अवयस्क की दशा में लागू नहीं होगा। अवरोध सिद्धांत क्या होता है? इसे गत्यावरोध का सिद्धांत भी कहते हैं। अवरोध का सिद्धांत होता है रूल ऑफ एस्टोपेल, यानी रूल ऑफ एस्टोपेल इसे कहते हैं। गत्यावरोध का सिद्धांत या अवरोध का सिद्धांत। अवरोध के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी ठहराव में अपना हित साधने के लिए कोई वचन गलत कहे, झूठ बोलकर कोई ठहराव किया और बाद में उसे ये लगता है कि उस झूठ से अब उसे नुकसान हो रहा है तो वह इस बात को सत्य को उजागर करता है कि मैंने तो ये झूठ कहा था, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उसे झूठ पर कायम रहते हुए उस नुकसान को भुगतना ही होगा जो कि उस झूठ के कारण उसको हो रहा है। इसे गत्यावरोध का सिद्धांत कहते हैं। गत्यावरोध का सिद्धांत अवयस्क की दशा में लागू नहीं होगा। अर्थात अवयस्क यदि झूठ बोलकर भी कोई ठहराव कर लेता है कि हाँ मैं वयस्क हूँ और बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि वह वयस्क नहीं है तो भी वह ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा। अवयस्क ने चूँकि झूठ बोला था और अपने आप को वयस्क बताया था तो इस अवरोध द्वारा प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार उसे वयस्क मानते हुए उसका दायित्व का निर्धारण नहीं होगा। अर्थात अवयस्क यदि जानबूझकर कपटमय तरीके से अपने आप को वयस्क बताकर किसी से ठहराव करता है तो भी ठहराव के अंतर्गत उसका दायित्व उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अर्थात अपने झूठ पर कायम रहते हुए उसका दायित्व निर्धारित नहीं होगा। किसी अनुबंध में अवयस्क को विशिष्ट निष्पादन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि अवयस्क ऐसा निष्पादन कर ही नहीं सकता। उसने यदि कोई चीज़ का वचन दे दिया, जैसे किसी नाटक कंपनी में नाटक करने का, कोई चित्र बनाकर देने का, कोई घरेलू काम करने का, और बाद में वह इसमें अपनी असमर्थता जताता है और इसके लिए वो पूर्व में पारिश्रमिक भी प्राप्त कर चुका है तो भी उसे ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अवयस्क द्वारा किए गए ठहरावों के लिए उसके संरक्षक का दायित्व सामान्यतः नहीं होगा। संरक्षक का दायित्व एक ही स्थिति में होगा जबकि अवयस्क ने वह कार्य संरक्षक की अनुमति से संरक्षक के एजेंट के रूप में किया हो। अवयस्क के माता पिता का भी अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के संबंध में तब तक दायित्व नहीं होगा जब तक कि उसने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई ठहराव न किया हो। अवयस्क के संरक्षक द्वारा अवयस्क की ओर से अनुबंध किया जा सकता है बशर्ते कि वह अवयस्क के हित के लिए है और संरक्षक को ऐसा अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है। उदाहरणतः कोई भी